अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। एक मस्बत खबर सामने आई है। वजीर आजम इमरान खान का कोरोना का टेस्ट मनफी आ गया है। वजीर आजम के मामले खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा ने अपने ट्वीट में टेस्ट मनफी आने की तस्दीक की है। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर ट्रंप ने वजीर आजम को कोरोना टेस्ट के लिए जदीद तरीन मशीनें भिजवाने की पेशकश की। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को कोरोना के 22 दोहरे चैलेंज का सामना है। वजीर आजम ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज की अदायगी के लिए आलमी इकदामात की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका में कोरोना से होने वाली हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। ये बड़ी अहम बात हुई है क्योंकि अमेरिका इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ताउन की बात हो रही है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है और सब खबरदार कर रहे हैं कि आने वाले दिन खतरनाक होंगे। हुकूमत की तरफ से चाहे वज़ीर आज़म इमरान खान हो या फिर सूबाई हुकूमत सिंध की हो, सबकी तरफ से खतरे की घंटी बजाई जा रही है। हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हमें जो मुश्किल पड़ेगी वो पड़ेगी मई के 15 से लेके मई के 20 या 25 तारीख तक। ये वायरस जो है ये पीक करेगा मई के मिडिल या मई के एंड तक और ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। पाकिस्तान में आने वाले दिन और हफ्ते बड़े अहम हैं। इसी वक्त रमज़ान भी आ रहा है। ये टाइम गुजर जाएगा। हम सबको एक दूसरे का ख्याल करना मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है। मई में केसेस मजीद बढ़ेंगे, वबा का पीक आएगा जिससे अस्पतालों पर दबाव बढ़ेगा और जो इदाद-ओ-शुमार सामने आ रहे हैं वो भी इसी खतरे की निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना अपना जोर दिखा रहा है और अब केसेस की तादाद 10,000 से जायद हो गई है। जबकि आज सिंध में एक दिन में सबसे ज्यादा 320 केसेस सामने आए हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में पहले 5,000 केसेस 46 दिन में आए और सिर्फ 12 दिन में अगले 5,000 केसेस सामने आए हैं, जिसकी से अंदाजा हो रहा है कि कितनी तेजी से अगले 5,000 केसेस में इजाफा हुआ। पाकिस्तान दुनिया के इन 30 ममालिक में शामिल हो गया है जहां कोरोना के केसेस की तादाद अब 10,000 हो चुकी है। ईरान, तुर्की और सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 10,000 है। मगर मसाजिद और इबादत के हवाले से पाकिस्तान में किए गए फैसले इन तीनों मुस्लिम ममालिक से मुख्तलिफ हैं। जबकि अब तक मुल्क भर में कोरोना के 1,18,000 टेस्ट किए गए हैं। केसेस के साथ अमवात में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 17 अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 212 हो गई है और आज सिंध में सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने परेशानी का इजहार किया है और कहा कि लॉकडाउन को हर सूरत कायम रखना होगा। वज़ीर आला सिंध खबरदार कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस के मरीजों का दबाव बढ़ रहा है। इसके साथ साथ डॉक्टर्स भी समझते हैं कि लॉकडाउन में मजीद सख्ती होनी चाहिए क्योंकि लॉकडाउन में नरमी से कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। और डॉक्टर्स ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उलमा और ताजिरों से ताउन की अपील की। डॉक्टर्स ने कहा कि मसाजिद में नमाज की इजाज़त देने का गलत फैसला किया गया है। उलमा से अपील है कि वो खुद ये फैसला वापस ले लें। डॉक्टर्स ने तनबीह की कि 50 साल से ज़ायद के उम्र के लोगों का मसाजिद में ना जाने का जो अहकामात हैं उस पर अमल नहीं हो रहा है और इस तरीके से वायरस तेज़ी से फैलेगा। 162 लोग सिंध में डॉक्टर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है। हमारे पास बहुत कम अस्पताल होंगे जहाँ पे वार्ड्स बंद नहीं हुए और अगर पेशेंट्स नॉर्मल इन अस्पतालों में आ गए जिसका इम्कान है तो फिर हमें हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन में जाएं जहाँ अस्पताल भी बंद हो जाए। खुदा ना खास्ता इस तरह की सिचुएशन चलती रही तो मुझे ये डर है ऐसा ना हो कि हम रोडों पे लोगों का इलाज कर रहे हो, हम डिसाइड कर रहे हो कि आपके रिश्तेदारों में से कौन सा ऐसा है जो 35 साल का है और कौन सा ऐसा है जो 55 साल का है। 55 वाले साल को छोड़ देते हैं, सिर्फ 35 को देखते हैं, बाकी को फारिग कर देते हैं। मैंने ये गौर किया है कि जब से ये 14 तारीख से लॉकडाउन ईज आउट हुआ है और लोगों ने बाहर निकलना शुरू किया है तो जो कोरोना के मरीजों की तादाद है वो अचानक से बढ़ गई है। आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। एक आदमी के ख़ानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा ख़ानदान आइसोलेशन में चला गया। हम बिज़नेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि लॉकडाउन बिज़नेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है। इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं, हर एक के ऊपर हैं, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफ़ेक्ट्स हैं। हमारे भी घर क्लिनिक से ही चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं। जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? ज़िंदगी वापस नहीं आ सकती है। पूरे पाकिस्तान में जो लॉकडाउन हो रहा है वो मजाक हो रहा है। हमारे हुक्मरान ने बहुत गलत फैसला किया है और हमारे उलमा ने बहुत गैर संजीदगी का और इंसान की जान से खेलने का मुजाहरा किया गया है। ये लड़ाई कोरोना वर्सेस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ है। अगर डॉक्टर्स कोई मशवरा दे रहे हैं, जैसे हम लोगों से कहते हैं
अभी भी कल परसों किसी चैनल पे कोई साहब पूछ रहे थे कि जी हमें रोज़ा रखना है कि नहीं रखना है, तो मैंने कहा देखें, आप अगर डायबिटिक हैं और आप ये समझते हैं कि रोज़ा रखना है कि नहीं रखना, आपका जो डॉक्टर होगा वही आपको सही मशवरा देगा कि आप रोज़ा रखें या ना रखें। इसी तरह से ये डॉक्टर्स का प्रोग्रेटिव है कि ये बताए कि ये किस जगह पे हमने क्या काम करना है। अब मीटिंग आपकी हो गई है, उसमें एक टेक्निकल लोग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मैं समझ रहा हूं कि थोड़ा सा ये फैसला गलत हुआ है। कहीं पर भी आपने 20 SOPs बनाए, क्या ये SOPs पे पाकिस्तान के मस्जिदों में उस पर अमल होगा? कैसे अमल होगा और कैसे उसको कराया जाएगा? ये जितने भी दुकानें, ये जो स्टोर्स हैं, खुदारा इसको बंद करें। उलमा से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये फैसला आप वापस ले लें। हाथ जोड़ के डॉक्टर्स अपील कर रहे हैं। इससे पहले जी न्यूज़ से बात करते हुए इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर अब्दुल बारी का कहना था कि मसाजिद खुली हुई हैं, किसी भी मस्जिद में चले जाएं आपको बूढ़े लोग नजर आएंगे। पिछले 1.5 महीने में जितने केसेस हुए वो पिछले 5 दिन में डबल हो गए। तो ये आप समझते हैं, हम वो उस तक जाने वाले हैं और हम समझते हैं कि इसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम इसको फैलाव के रोकने के लिए, और मस्जिदों में जो SOP इन्होंने करके इन्होंने कहा है कि जिसके ऊपर मस्जिदें खोली हैं, तरावीह की इजाज़त भी है। मस्जिद में ज़्यादातर बड़ी उम्र वाले होते हैं, 50 साल के ऊपर वाले होते हैं। अभी जब से 4 दिन पहले से माहिदा हुआ है, अभी आप किसी भी मस्जिद में चलाएं, इक्का दुक्का मस्जिद के अलावा सब जगह 80% बूढ़े लोग हैं। ये टेक्निकल एक्सपर्टीज डॉक्टरों की है, और डॉक्टर अगर कहते हैं किसी को कोई रोज़ा ना रखें तो वो नहीं रखते। हम समझते हैं कि इसको खोलने से ये बहुत फैलेगा और फिर हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको संभाल नहीं सकेगा। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि इसको रिकंसिडर करें और समझें कि ये चीज़ तरावियाँ सुन्नत हैं, घर पे पढ़ लें। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुक़ीम सीनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत को एक ख़त भी लिखा है और ख़त के मुताबिक हुकूमत की जानिब से मसाजिद में बाजमात नमाज की इजाज़त देने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है और फैसले पर नज़रसानी करने का कहा गया है। ख़त में कहा गया है कि पाकिस्तान भर की मसाजिद 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद से भरी होती हैं, जिससे वायरस के फैलाव का ख़तरा बहुत ज़्यादा है। गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान जो वीडियो सामने आ रही हैं उनसे पता चलता है कि मसाजिद में नमाज अदा करने वाले 80% से ज़ायद लोग 60 से 70 साल की उम्र के दरमियान हैं, जबकि रमज़ान में नमाजियों की तादाद बढ़ जाएगी, जिससे सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। 18 अप्रैल को सदर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत उलमा कराम के इजलास में रमज़ान के दौरान नमाज तरावी और नमाज जुमा से मुतालिक 20 नकाती मुत्तफ़िका एलामिया जारी किया गया था, जिस पर अमल करते हुए मसाजिद में नमाज की इजाज़त दी गई थी। इस हवाले से वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने 19 अप्रैल को एक प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान में आलमी सतह का कोई आलिम नहीं है। अगर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में एक तरीक़ाकार का नफाज हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पर हर मामले पर 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी कर ली जाती है। इस तरह होता रहा तो रोज़ाना कोई गिरोह उठ खड़ा होगा और फिर ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा। कराम पता नहीं पाकिस्तान में तो हमें तो कोई एक इंटरनेशनल सतह का इस वक्त पाकिस्तान में कोई आलम नजर नहीं आता। अगर मस्जिद अल हराम में और मस्जिद नबी में एक कोड इन्फोर्स हो सकता है तो मुझे तो समझ नहीं आती कि पाकिस्तानी मस्जिदों में क्यों नहीं हो सकता। क्या ये अपने आप को जो है वो सऊदी अरेबिया के या ईरान के या मलेशिया के उन तमाम जो वहाँ पर मुसलमान हैं, हम कोई उनसे बढ़ के मुसलमान हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर इन्होंने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद खड़ी करनी होती है, वो खड़ी करके बैठ जाते हैं और फिर हम सारे पीछे लग जाते हैं उनके। अगर हम इस तरह से चलते रहेंगे कि रोजाना कोई ना कोई ग्रुप उठे और हमें ब्लैकमेल करना शुरू कर दे तो जाहिर है आप आगे नहीं जा सकते। ये तो एक रियासत का और कौम का फैसला है, कौमें ये फैसले करती हैं। आगे जिस तरह से मर्जी है हमारी, हमने तो देखना है कि आगे हमने कैसे जाना है। ये बात फवाद चौधरी ने डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दो राय में कही, जबकि आज सदर आरिफ अलवी ने कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू में कहा कि जो मसाजिद में नमाज की अदायगी के लिए तय किए गए 20 नकात पर अमल नहीं करेगा वो गुनाहगार होगा। इसकी खिलाफ वर्जी अब गुनाह है। इजमा के ऊपर कोई फैसला हो जाए तो उसकी पाबंदी अब गुनाह है। ये 20 नुकाती फार्मूला इजमा है, इजमा है। इसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा गुनाह की बात है ना, तो जुर्म नहीं गुनाह है। गुनाह है क्योंकि सरकार अगर कोई हुक्म देती है तो उसके ऊपर पाबंदी आप ना करें। सजा अल्लाह ताला देगा या रियासत देगी, ये तो अल्लाह ताला ही के ऊपर है, मगर मैं उसकी अहमियत बता रहा हूँ। जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि मसाजिद खोलने के लिए उलमा ने 20 नकात पर इत्तफाक किया है जिन पर लोगों को अमल करना होगा, और अगर किसी ने अमल ना किया और वायरस फैला तो फिर एक्शन लिया जाएगा और मसाजिद को बंद करना पड़ेगा।
और कोशिश करें, सब कोशिश करें कि इबादत घर पर ही करें। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा। अहम बात यह है कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ मसाजिद में नमाज की अदायगी की इजाज़त दे दी गई है, मगर वुज़रा कह रहे हैं कि वो घरों में इबादत और नमाज की अदायगी पर करेंगे और इसी पर जोर दे रहे हैं। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि घर पर इबादत की जाएँ। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी ने कहा है कि वो ज़िंदगी में पहली बार रमज़ान में तमाम इबादत घर पर करेंगे। इसी तरह वफाकी वज़ीर असद उमर ने आज ट्वीट किया जिसमें कहा कि रमज़ान का पैगाम कौम के नाम, रमज़ान में खूब जी भर कर इबादत करें, लेकिन अपनी और अपने घर वालों और मुआशरे की हिफाजत का ख्याल करते हुए हर घर को मस्जिद बनाइए। इन बयानात से साफ लग रहा है कि हुकूमत खुद भी समझती है कि उसने मसाजिद में नमाज की जो इजाज़त दी है वो ठीक फ़ैसला नहीं है, इसलिए अवाम को घरों में ही नमाज की अदायगी की तलकीन भी कर रहे हैं और नमाज की अदायगी मस्जिद में करने का फैसला भी कर लिया है। अब अहम बात यह है कि हुकूमत ने उलमा के इत्तफाक से मसाजिद में नमाज की अदायगी शराइत तय की, जबकि खुद अहम मजहबी रहनुमा रमज़ान में घरों में ही नमाज पढ़ेंगे और इबादत की तलकीन कर रहे हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यह मजहबी नहीं बल्कि तबई फैसला था, तो डॉक्टर्स ने करना था, ना कि उलमा ने करना था। अहम बात यह भी है कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को वैसे ही मसाजिद जाकर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है और सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, वुज़रा और उलमा जिन्होंने ये फैसला किया उनमें से सबकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है, मगर फैसला कर दिया 50 साल से कम उम्र के लोगों के लिए। और डॉक्टर्स कह रहे हैं ये फैसला हमसे पूछ के करना था, फैसला कर दिया इन सब ने। आज चेयरमैन रोहित हिलाल कमेटी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि वो 3 दिन से मस्जिद नहीं गए हैं, रमज़ान में भी मस्जिद नहीं जाएंगे। 75 साल है, इस 55 साल में पहली मर्तबा कराची में रहते हुए मैं गुज़श्ता 3 जुम्मों से मस्जिद में नहीं गया और इसी तरह से मैं रमज़ान मुबारक के आम दिनों में भी और जुम्मों में नहीं जाऊंगा। हालांकि रमज़ान मुबारक में मैं मस्जिद के मुत्तसिल मकान में शिफ्ट हो जाता था। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि वो कोरोना की वजह से घर पर तरावी पढ़ेंगे। कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। उलमा कराम और मजहबी रहनुमा हुकूमत से मशहूर इजाज़त मिलने के बावजूद घर में ही इबादत की तलकीन कर रहे हैं। साथ ही ताजिर बरादरी दुकानें खोलने की धमकी दे रही है। ताजिरों ने वादे कर दिया है कि कुछ भी हो जाए वो यकम रमज़ान से दुकानें खोल देंगे। आज कराची में कुछ ताजिरों ने दुकानें खोलने की कोशिश भी की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। ताजिर रहनुमाओं ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत SOP दे देती है तो ठीक है, वरना वो यकम रमज़ान से दुकानें खोल देंगे। हम कोई इसके बाद ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ना इसके बाद हम अल्टीमेटम देंगे। पहले रोजे को इंशाअल्लाह सुबह 9 बजे तमाम मार्केटें खोल दी जाएंगी। हमारी तमाम तंजीमों ने राइटिंग में जो हमने कमिश्नर ऑफिस में SOP जमा कराई हैं, हम उसकी पासदारी करेंगे और आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना कारोबार पहली रमज़ान से हम खोल देंगे। आज के बाद हम हुकूमती किसी नुमाइंदे से कोई मुलाकात नहीं करेंगे। जो भी SOPs निकालनी है वो अपनी SOPs के ज़रिए हमें बता दें कि आपकी दुकानें इस तरह खुलेंगी। दुकानें जो है पहली रमज़ान से खोलेंगे। सिर्फ 2 दिन इसलिए दिए हैं कि SOPs हमें कहा गया है कि तैयार हो गई हैं। अगर उनके पास SOPs तैयार है हुकूमत सिंध के पास, तो वो हमें 2 दिन में दे दें SOPs, वरना इंशाअल्लाह हम पहले रमज़ान से दुकानें लाजमी खोलेंगे, चाहे उसके नताइज कुछ भी हो। इसके बाद हमारे एक भी रहनुमा को अगर गिरफ्तार किया तो हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। तो कराची नहीं, मुल्क के दूसरे शहरों के ताजिरों ने भी रमज़ान में दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। ताजिर हुकूमत पर दबाव बढ़ा रहे हैं, नरमी का मुतालबा कर रहे हैं। डॉक्टर्स, उलमा और ताजिरों दोनों से ताउन की अपील कर रहे हैं कि हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं और उन्हें हालात की संगीनी बता रहे हैं। जबकि वज़ीर आज़म ने भी मई के महीने को मुश्किल करार दिया है और आज वज़ीर सेहत सिंध ने भी कहा कि मई के महीने में कोरोना वायरस का पीक आएगा। इन हालात में हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे असद उमर साहब जो कि सरबराह हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर कोरोना के हवाले से, सईद गनी साहब वज़ीर तालीम सिंध जो कि ताजिरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे। अतीक मीर चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तिहाद हमारे साथ मौजूद होंगे। अतीक मीर साहब, सबसे पहले आपसे, डॉक्टर्स भी मुतालबा कर रहे हैं कि बहुत बुरे हालात आने वाले हैं, ऐसा ना हो कि हमारे पास अस्पतालों में जगह ना हो, सड़कों पर इलाज करने तक की जगह ना हो। हुकूमत ने क्या आपसे कहा और इस वक्त क्या स्टेटस है, क्योंकि अगर हुकूमत ना भी इजाज़त दे तो आप लोग खोल लेंगे, ये आखिरी बात हुई थी? देखिए, ये अभी जो आप ताजिरों का इश्तिहाल अंगेज़ ये बयान चला रहे थे, ये रद्द-ए-अमल है उस वादों से इन्हिराफ का जो वज़ीर सिंध ने ताजिरों को बुलाया और हर एसोसिएशन के लोग वहाँ मौजूद थे। कराची की तकरीबन एक ताजिरों की एक बड़ी जो जमातें वहाँ मौजूद थी। तो ये उसी मीटिंग में ये तय हो गया
कि आज ही SOPs बन जाएंगी और मार्केटों के खुलने का इंतज़ाम हो जाएगा। और देखें SOPs में जब एक वाज़े हो गया कि अगर उससे इनराफ हो, अगर कहीं कोई लापरवाही हो, तो हुकूमत को फिर ये हुकूमत के पास ऑप्शन मौजूद है कि वो दुकानों को वापस बंद करवा दे, वो अपना फैसला वापस ले ले। ये ताजरों पर डिपेंड करता है कि वो अगर कारोबार करना चाहते हैं तो उन्हें SOPs का ख्याल करना होगा, उन्हें कोरोना के फैलाव में बेहतियाती नहीं करनी होगी। इन तमाम तर एहतियात के बावजूद हमने कहा कि हमें मौका दिया जाए। तमाम तर बातें सामने आ गई, तय पा गई, लेकिन उसके बाद हुकूमत सिंध की सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ खामी है, जब वो खामोशी इख्तियार करते हैं, राब्ते ख़त्म करते हैं, तो अदना से अदना वज़ीर, अदना से अदना मुशीर वो राब्ते में नहीं आता, वो जवाब नहीं देता। और जब राब्ते करते हैं तो इस तरह बात करते हैं कि बस आपकी बात तो हमने मान ली, अब सब कुछ हो जाएगा। देखिए किस वजीर ने मानी थी? रमजान मुबारक के किस वजीर ने अतीक मीर साहब बात मान ली थी कि जी हो जाएगा, खुल जाएगा मामला? क्योंकि टीवी पर तो वज़रा कह रहे थे कि जी जब दूसरे सेक्टर खुल रहे हैं तो हम ज़ाहिर दुकानदारों के हवाले से भी फैसले करेंगे और मरकजी हुकूमत तक लेके जाएंगे। आखिरी बात तो ये थी, किस वजीर ने कहा था कि आपकी बातें सारी मान ली? शाहजेब, जब वज़ीर आला सिंध से मीटिंग हमारी हुई तो सबसे पहले तो उन्होंने इस बात पे आमादगी जाहिर की कि हम दुकानें खोलने के बारे में एक बेहतरीन मंसूबा बनाएंगे, जिसके लिए सईद गनी साहब और उनके साथ दो मज़ीद लोग थे जो कि कमिश्नर कराची में उसी दिन बैठे ताजरों के साथ। ताजरों की कमेटी उसी वक्त कायम हुई और जिसमें तय पा गया कि कराची अब खुलेगा और इन एहतियाती तदाबीर के साथ खुलेगा। लेकिन उसके बाद फिर ऐसी खामोशी हुई। देखें, जब भी कभी डेडलॉक आता है ताजरों में इश्तियाल पैदा होता है, अदम एतमाद पैदा होता है, और यहीं पर मैं समझता हूँ इश्तियाल अंगेज़ी है। आज जो कुछ भी ताजरों ने किया वो एक गम गुस्सा था हुकूमत के इस अपने फैसले से मुनहरिफ होने के बाइस। तो हमारे साथ ऐसा मजाक ना किया जाए, हमें वाज़े तौर पर मना कर दे कि हम मार्केटें खोलने के हक़ में नहीं हैं। हमें पूरी तरह उम्मीद दिलाने के बाद जब इस तरह की खामोशी होगी, अगर उम्मीद दिलाई थी तो मैं ज़रा ज़ाहिर ये सईद गनी साहब से पूछ लूँगा, वरना वैसे तो आपको पता है ना कि सिंध हुकूमत नहीं है हक़ में, मगर वो खोल रहे हैं वफाक की तरफ से फैसले के बाद, वो हक़ में तो नहीं है। और अब देखें डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने आप लोगों से भी अपील की है और यहाँ तो मामला इतने हैं कि फैसल ईदी साहब ज़ाहिर वो अपना काम करते हैं तो उन्हें कोरोना लग गया और तशवीश थी कि खुदा ना खास्ता वज़ीर आज़म को ना कोरोना लग गया हो, और अब उनका टेस्ट मनफी आया है, उनको टेस्ट कराना पड़ गया। तो आपको पता है कि ख़तरा कितना बड़ा है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मई का महीना बहुत ख़तरनाक होगा और नहीं रोक पाएंगे इस मामले को। वो उलमा से भी अपील कर रहे हैं, आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं। लेकिन शाहजेब, इससे बड़ा खतरा जो मंडला रहा है, देखिए ये अब अगले महीने जो वक्त गुजर रहा है, ये जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं, खुसूसन दरमियाने दर्जे के ये जो SMEs हैं, इनकी सकत ख़त्म हो गई, इनकी ज़िंदगी अजीरन होती चली जा रही है। इन्होंने तनख्वाहें भी देनी है, बच्चों की स्कूल की फीसें भी देनी है, इन्होंने किराए भी देने हैं, इन्होंने अपना घर भी चलाना है। इनकी मुश्किलात का कोई इदराक तो करे। हुकूमत सिंध ने तो हमें अचानक लॉकडाउन कर दिया। देखिए, एक जानवर भी आप पालते हो तो उसे जब आप बंद करते हो 2 दिन के लिए तो आप एहतमाम करते हो कि भूखा ना मर जाए। ये इंसानों के साथ कैसा आपने सलूक किया कि आपने अचानक सबको लॉकडाउन कर दिया और उसके बाद आप 15 दिन के बाद फरमा रहे हैं कि अब राशन तकसीम होगा। ये कैसी हुकूमत है? और आज तक लोग दंदनाते फिर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सईद गनी साहब का उसके बाद असद उमर साहब भी और इन दोनों का मौक़िफ़ भी इस हवाले से मालूम करते हैं। डॉक्टर्स की तरफ से भी अपील आई है। सईद गनी साहब, आप बताइएगा, ताजिरों का कहना है कि आप लोगों ने कमिटमेंट की और उसके बाद वज़ीर आला ने भी कहा कि जी हम SOP बना रहे हैं और ये मामला खुलेंगे, और उसके बाद फिर वज़ीर वैसे तो कहते हैं सब ठीक है, सब हो जाएगा, और फिर वज़ीर बाद में बात भी नहीं सुनते और ताजिर इस वक्त बहुत ज़्यादा कराची के परेशान हैं, वो कह रहे हैं। शायद देखें, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि परेशानी लोगों को बिल्कुल है, और जाहिर है कि जब कारोबार सारा बंद होगा, रोजगार नहीं होगा, तो मुश्किलें तो होती हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं है, इस बात को महसूस कर रहे हैं। लेकिन ये कहना कि हुकूमत ने कहा था और उसके बाद हम मुकर गए, ये इसकी मुनासिब नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी खुद जिक्र किया अतीक मीर साहब ने भी कि एक मीटिंग हुई चीफ मिनिस्टर साहब के पास, तो मैं याद दिला देता हूँ अगर सुन रहे हो।
कि चीफ मिनिस्टर साहब ने भी वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये ऐसा नहीं होगा कि आप ये कहेंगे और ये कल से काम शुरू हो जाएगा। जो भी यहाँ फैसला करेंगे मैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ उसको शेयर करूंगा और जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है उस मीटिंग से अप्रूवल लेंगे, ताकि हमारी कोशिश होगी कि जो भी एसओपीज हम बनाएं, जो भी हम फैसला करें, वो पूरे मुल्क के ऊपर वो नाफिज हो जाए। मगर सर मैं मुझे इसमें क्योंकि ये बात आपने पहले भी कही, मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा। देखिए, या तो आप फैसला करें कि आपने दुकानें नहीं खोलनी है, या फैसला करें कि आपने खोलनी है। ये फेडरल गवर्नमेंट को जब आप बीच में लेके आते हैं, लास्ट जो आप लोगों की बात हुई है उसमें वजीर आजम ने बाकायदा तौर पर कहा है कि सूबे खुद फैसला कर लें। पंजाब ने फैसला किया कि वो जो हेयर ड्रेसर्स हैं उनकी शॉप भी खोलेंगे, दूसरे खोलेंगे। आपने क्या नहीं खोलेंगे? नहीं किया। अब ये एसओपी बना के फेडरल गवर्नमेंट से आपने क्यों शेयर करना है? वो तो सारे मामला तय हो गए थे। अब आपका काम है, फेडरल गवर्नमेंट को क्यों बीच में ला रहे हैं? शाहजेब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब हमने पहले फैसले खुद किए थे तो उन फैसलों के साथ हमारे क्या कुछ हुआ है मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूँ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिस पर कोई काउंटर नैरेटिव कहीं और से आए। हम ये नहीं चाहते कि हम एक काम करें जिस पर कोई और हुकूमत कोई और आवाज उठाए। हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें उसको सपोर्ट हो तमाम सूबाई और कौमी हुकूमत की, ताकि उसके ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन हो तो कोई उसकी मुखालफत में कोई और काउंटर नैरेटिव जो है वो डेवलप ना करे। और इसमें कितना टाइम लग जाएगा? नहीं, टाइम लगने की बात देखें, मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ, अगर हमें टालना होता तो उसी दिन जिस दिन सीएम साहब के साथ मीटिंग हुई है उसी दिन हमने कमिश्नर हाउस में, कमिश्नर ऑफिस में दोबारा मीटिंग की है। अच्छा, उस दिन इनके साथ मिलने के बाद हमने अगले दिन इतवार के दिन हम तमाम 4 मिनिस्टर्स कमिश्नर ऑफिस में, इनमें से कोई भी नहीं था, हम 4-5 घंटे बैठे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो ट्रेड्स हमें इन्होंने बताई थी उसके अलावा जो ट्रेड्स इनको याद नहीं थी, जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया था, हमने अपनी सिफारिशात में उनको भी शामिल किया। और मैं ये समझता हूं कि जितनी बात हमारे दोस्त हमसे करके गए थे, हमने उससे ज्यादा चीजें इंक्लूड की हैं उस प्रपोजल्स के अंदर। और चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया। वो कह सकते थे कि 2 दिन के बाद मुझे दे दो, 3 दिन के बाद मुझे दे दो। हमने विद इन 24 आवर्स वो चीफ मिनिस्टर साहब को जाकर सबमिट भी कर दिए। अब मुझे समझ ये बात नहीं आ रही कि अगर एक डायलॉग हुए हैं, एक रास्ता निकल रहा है और उसके अंदर कोई डेडलॉक भी नहीं है, ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा हमने कह दिया हम नहीं करते हैं, या हमने कोई बात की इन्होंने कह दिया कि हम नहीं करते हैं, चीजें सारी सही डायरेक्शन में जा रही थी। ये मैं समझता हूं कि शायद मेरी एक गुमान है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, कि कुछ लोग ऐसे थे इनके दरमियान में जिन्होंने शायद दानिस्ता तौर पर एक बनी बनाई एक एफर्ट्स को, एक कोशिश को खराब करने का एक एहतमाम किया है। और ये जो आज जो कुछ भी हुआ, मैं समझता हूं कि हमारे हक में भी इसकी बेहतर नहीं है कि हमारी पूरी तवज्जो तो कोरोना के ऊपर होनी चाहिए। मगर सर साहब, अब उन्होंने एक डेडलाइन दे दी है, उस वक्त तक क्या आप एसओपीज बनाकर इंप्लीमेंट कर देंगे? देखिए, अब ये मैं क्या कह सकता हूँ, अभी हम कल हम फिर बैठेंगे, इस पे बात करेंगे। इस पर जो नई डेवलपमेंट्स हो रही है, देखिए डॉक्टर्स की आपने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। आज जो लोकल ट्रांसमिशन के केसेस का नंबर आया वो इंतहाई संगीन है, बहुत खतरनाक है। हम अभी भी उन्हीं इश्यूज के अंदर उलझे हुए हैं कि हम मजीद क्या एफर्ट करें। जब आप ये कर ही रहे हैं बात, 292 केसेस बहुत ज्यादा है कराची में नए एक दिन में केसेस आना। ये किन इलाकों में आए हैं? बहुत बड़ी तादाद है। बहुत ज्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ में बहुत ज्यादा हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में बहुत ज्यादा हैं। देखिए, हम अभी इस वक्त भी हम इसी पर काम कर रहे हैं कि हमें और क्या एफर्ट करने हैं जिसकी वजह से हम इस बढ़ते हुए नंबर को कोई किसी तरह से स्लो कर सकें। अब इस मौके पर अगर कोई हमारी शहरी के भाई, हमारे दोस्त ये कह दें कि नहीं आप कुछ भी कर लें, हम बाजार भी खोलेंगे, हम दुकानें भी खोलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हालात की संगीनी का एहसास इनको करना चाहिए। अगर हम सख्त फैसले कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, तो खुदा ना खासा हमें कोई इससे लुत्फ तो नहीं मिल रहा है, हमें तस्कीन तो नहीं मिल रही है। और साहब, जो कुछ डॉक्टर्स ने, आप राब्ता ना तोड़ें। आप जब राब्ता तोड़ेंगे तो बदगुमानी पैदा होगी। फोन आप नहीं उठाएंगे। आपको कम से कम देखें, जब इतनी तेजियां दिखाई आपने कि मतवातर 3 दिन आप इस मगर अतीक मिर साहब एक बात जो सईद गनी साहब ने की, राब्ते वाली बात वो कर देंगे, वो कह रहे हैं डेडलॉक नहीं था हमारा। अगर आप दोनों का डेडलॉक होता, उसके बाद इतनी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस ताजिरों ने की होती तो एक बात थी। वो कह रहे हैं कि भाई 24 घंटे की डेडलाइन के साथ हम इनसे राब्ते में भी रहे और चीजें भी बहुत तेजी से हम कर रहे थे। डेडलॉक तो नहीं था आप लोगों का जो इतनी अग्रेसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि सिंध हुकूमत ने कह दिया कि जी हम नहीं कर रहे और आप दोनों के मुज़ाकरात नाकाम हुए। वो तो कह रहे हैं जो आप लोगों की तरफ से बातें की गई उससे भी हमने ज्यादा डाली थी चीजें। जी अतीक मिर साहब, देखिए डेडलॉक था, ये कहेंगे इस बात को। इनसे मुलाकात हमारी कब हुई? बस आखिरी मुलाकात कमिश्नर सेम डे 2 मुलाकातें हुई, 2 इजलास हुए, उसके बाद फिर डेडलॉक हो गया। फिर इन्होंने जो कुछ भी किया हमने मीडिया से सुना, मीडिया से ही पता चला कि ये क्या कर रहे हैं। तो हमें यकीन था कि ये
जब इतनी तेजी दिखा रहे हैं, 3 दिन मुतवातिर बैठे, तो 2 से 3 दिन में ये ऐलान कर देंगे। जब ऐलान नहीं हुआ तो यकीनन देखें, ये सईद गनी साहब का कहना दुरुस्त है, तमाम लोग यकसा बात नहीं करते, तमाम लोगों की सोच यकसा नहीं होती, गलतियां हुई होंगी कुछ लोगों से, उन्होंने गलत बात की होगी, गलत इकदाम किया होगा। हम मतलब तो आप फिर आप इंतजार करेंगे अतीक मिर्ज़ा साहब, हुकूमत जो भी फैसला करती है, हुकूमत जो भी फैसला करती है आप उसका इंतजार करेंगे, हुकूमत अपना टाइम लेकर ये जो डेडलाइन दे दी और सारा। लेकिन कितना शाहजेब साहब हमने माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। मैं सईद गनी साहब, मैं आखिरी ठीक है, मैं आखिरी सवाल सईद गनी साहब से कर लेता हूं। सईद साहब, एक तो मुझे आपने ये बताना है कि जो डॉक्टर्स ने आज कहा है और जो कंसर्न्स का इजहार किया है कि मई में ये कुछ होने वाला है, आप उससे मुत्तफिक हैं या नहीं हैं, और ये भी कि कब तक ये मामला हल हो जाएगा ट्रेडर्स के साथ? डॉक्टर्स ने जो कुछ कहा है उन्होंने डेटा और फिगर्स के मुताबिक कहा है। मेरे पास कोई ऐसा जवाब नहीं है कि मैं उनकी बातों पर यकीन ना करूं। देखिए, मैं फिर दोहरा देता हूं कि कमेटी बनाई गई कि हम प्रपोजल सीएम साहब को सबमिट करें। हमने सीएम साहब को प्रपोजल सबमिट कर दिए। उसके बाद हमें कोई ट्रेडर से और मीटिंग करके कोई और मुतालबात इनके नहीं लेने थे। उसके बाद जो काम होना था वो मैंने आपको बताया कि वो सीएम साहब की ख्वाहिश थी कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में इन तमाम चीजों को लाकर वहां से एक कंसेंसस बना के हम इसको इजाजत दे दें। अब उसके बाद मुझे नहीं समझ आती बात के मुमकिन है। देखिए, सच्ची बात यह है कि हालात ऐसे हैं जिसमें आज भी मैंने 3 टीवी प्रोग्राम की कमिटमेंट करते हुए नहीं की। आपके साथ मैंने कैमरे पे करना था, मैंने नहीं किया, मैं मीटिंग छोड़ के आपसे बात करने आया हूँ। देखिए, मुश्किलात होती हैं, चीजों का हमें पता नहीं चलता है। जो दूसरी आपने मुझसे बात की कि ये जो ट्रेडर्स के हवाले से कह रहे हैं, हम देखें चाहते हैं करें, लेकिन एक चीज ध्यान में रखें शाहजेब, आज का हमें पता है, आने वाले दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का हमें कुछ नहीं पता। जिस तरह से चीजें और खराब होती जा रही हैं, आज हम दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं, ये भी मुतालबात खोलने का कर रहे हैं। अल्लाह ना करे कि कोई वक्त ऐसा आ जाए कि ना ये दुकान खोलने जैसे रहे और ना हम खुलवाने जैसे रहे, ना ये दुकान पे बैठने जैसे रहे, ना कोई ग्राहक इनके पास आने जैसा रहे। हमें उन हालात को भी मद्देनजर रखना चाहिए। खुदा ना करे कि हम इस तरफ चले जाएं। हालात इतने सीधे नहीं है, इतने सिंपल नहीं है, कोई आम सूरत हाल का हमें सामना नहीं है। ये इंतहाई गैर मामूली हालात हैं और हुकूमत जो भी फैसले कर रही है, हमें मुझे बताइए ना क्या फायदा है? हमें कोई रेवेन्यू मिल रहा है, हमें कोई वोट बढ़ के मिलेंगे? साहब, क्या रमजान से पहले हो जाएगा? पहले रमजान से पहले आप ये फैसला कर लेंगे, जो भी फैसला आपका हो? देखिए, तमाम चीजों पर हम तेजी से काम कर रहे होते हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है वो हेल्थ है, टॉप प्रायोरिटी, जिसकी वजह से हम सारे काम छोड़ के उसमें लग जाते हैं जब हमें वो काम करना। बहुत शुक्रिया सईद गनी साहब और अतीक मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर साहब। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सब तमाम सूबे मरकज़ में जो कुछ हो रहा है आप उसको देख रहे हैं, आप सरबरा हैं नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के। अब बहुत जो खबरें सामने आ रही हैं, डॉक्टर्स ने आज बहुत बड़े कंसर्न्स का इजहार किया। वो कह रहे हैं 80% कैपेसिटी पहले ही हमारे अस्पतालों में भर गई है, मई में जो होगा उसका हमारे पास शायद अस्पतालों में जगह ना रहे। ये लॉकडाउन नरम कर दिया, मसाजिद खोल दी, उस पर वो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठा रहे हैं। वज़ीर आज़म ने भी कह दिया कि मई में जाके पीक आएगा। आज जो सिंध की हेल्थ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कह दिया कि मई में जाके पीक आएगा। आप क्योंकि बराह रास्त तमाम चीज़ों से वाकिफ़ हैं, देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सूरत हाल बहुत ख़राब होने जा रही है मई में? देखिए, मजमूई तौर के ऊपर जो सूरत हाल है उसमें तो अभी ऐसी सूरत हाल नहीं पैदा हुई जैसे जिसमें इस किस्म के हालात पैदा हों। लेकिन ये मैं बार बार पहले भी बोल चुका हूँ और हमारी जो मजमूई तौर पर हिकमत अमली है आगे जाने की, वो भी इसी बुनियाद के ऊपर है कि बजाय कि एक फ़ैसला किया जाए जो पाकिस्तान के तूल अर्ज़ के ऊपर नाफिज हो जाए, जहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है, जहाँ पे हॉटस्पॉट इमर्ज हो रहा है, वहाँ पर आप ज़्यादा सख्ती करें और जहाँ पर ये प्रॉब्लम इतना शदीद नहीं है वहाँ पे आप ज़रा नरमी रखें। उसको लोग कुछ स्मार्ट लॉकडाउन भी कहते हैं, कुछ टेस्टिंग, ट्रैकिंग एंड क्वारंटीन का निज़ाम भी कहते हैं। तो मुझे पता चला है कि कराची के अंदर डॉक्टर्स ने ये की है और सिविल हॉस्पिटल बारा का किया गया। मेरे पास एक्चुअली चीफ मिनिस्टर सिंध की फ़ोन कॉल आई थी, मेरे पास मिस कॉल है, मैंने उनको वापस कॉल की तो वो नहीं उठा सके, तो मेरी उनसे बात नहीं हो सकी है। शायद इसी सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हो। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये एक बड़ा कौम को बड़ी एक मंतकी बात भी लगती है कि सारी कौम एक आवाज़ से बोले और एक फ़ैसला हो। वो मजमूई डायरेक्शन के लिए सही है, लेकिन मुकामी हालात को देखते हुए आपको फैसले करने पड़ेंगे और अगर वहाँ पे ऐसी सूरत हाल नज़र आ रही है तो वहाँ पर उसी के मुताबिक फैसले होने चाहिए।
और सर मैं आपका ट्वीट देख रहा था, आपने खुद ने कहा कि घर पर मसाजिद आबाद कीजिए, वजीर आजम ने कहा कि घर पर नमाज पढ़िए, मुफ्ती मुनीब ने कहा कि वो घर पर नमाज पढ़ेंगे, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बाकायदे तौर पर मसाजिद में जा रहे हैं और ये तबई मसला था। आपने आलिम दीन से मुशावरत करके ये सारा का सारा फैसला कर दिया। डॉक्टर से पूछना चाहिए था, क्योंकि अगर डॉक्टर कह दे कि किसी मरीज़ की तबीयत सही नहीं है, वो रोज़ा ना रखे, तो मज़हब इजाज़त देता है कि वो रोज़ा ना रखे, तो वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि उलमा भी नज़रसानी करें, हुकूमत भी नज़रसानी करे, वरना इससे बहुत नुकसान होगा। देखिए, इसके ऊपर ये तरीक़ेकार हमने क्या अपनाया, एक डॉक्टर ही से हमने रिक्वेस्ट की, डॉक्टर आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान हैं, मेडिकल प्रोफेशन से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं से हमने रिक्वेस्ट की थी कि तमाम उलमा के साथ अगर वो मुलाकात करें और वो बातचीत करने के बाद वो पूरा एक लाएअमल सामने लेके आए हैं। लेकिन उसके अंदर भी मैं याद दिला दूं कि उसके अंदर भी एक चेक ये है कि अगर कहीं मसाजिद के अंदर ये फॉलो नहीं हो रहा होगा तो फिर हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं रह जाएगी कि ऐसा अमल किया जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि हम ऐसी सूरत हाल को चलने दें जिससे अमन आमा का या सेहत आमा का मसला खड़ा हो जाए। ये मुश्किल फैसले हैं। आज ही के दिन पे आपने ये भी सुना होगा, और वो भी शायद कराची से खबर आई है कि ताजर कह रहे हैं कि वो हड़ताल करेंगे और वो दुकानें खोल देंगे। तो दोनों चीज़ों में जो मैं बार बार बोलता हूँ, तवाज़ुन लेकर चलेंगे तो लोगों की सेहत का भी का ख्याल रखा जा सकता है और एक कम से कम रोज़गार भी चलने का मौका है, क्योंकि वो भी कोई छोटा मसला नहीं है। पाकिस्तान के इस वक्त अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से 1 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी रोज़गार ख़त्म होगी। ये कोई छोटा नंबर नहीं है और ये बहुत ज़्यादा अरसे तक सूरत हाल इसको चलाना जो है वो भी एक इंतहाई तकलीफ़ की बायस है। तो मैं फिर वही कहूँगा, जिस तरीके से मसाजिद को हम डोंस और धमकी से नहीं कर रहे, लेकिन हम आपको आपके दीन का पैगाम की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं कि आपका दीन ये कहता है कि आपने अपनी भी हिफाजत करनी है और अपने आसपास वालों की भी हिफाजत करनी है। तो घर पे बैठे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीवी के साथ हमारा आज ये फैसला भी हो गया है कि पीटीवी तरावी नशर करेगा और घर बैठ के आप वो तरावी जो है वो सुन सकेंगे और उसके अंदर उसका हिस्सा बन सकेंगे। और सर, जब हुकूमत ये सारे इकदाम कर रही है और फिर ये भी कह रही है कि आप घर पर बैठे रहिए, मगर फैसला ये कर रही है कि जी आप ठीक है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं, और वो भी उन उलमा के साथ जो खुद कह रहे हैं कि वो नहीं जाएंगे। ज़ाहिर है उनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है। जो दूसरे इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर नहीं हो रही है तरावीहाँ इस तरीके से, चाहे सऊदी अरब हो, मिस्र हो, तुर्की हो। तो क्या दबाव में आ गई हुकूमत, और दबाव में आकर हुकूमत ने यह फैसला किया जब वो खुद समझती है कि घर पे ही बैठ के लोगों को करना चाहिए? डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि जी घर पर ये फैसला दुरुस्त नहीं है। सर मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये जैसे हमने कहा कि ये नेशनल कमांड सेंटर के अंदर ये फैसला नहीं हुआ था, प्रेसिडेंट हाउस में प्रेसिडेंट साहब ने किया था। मुझे कोई ऐसी बात सुनने को नहीं मिली कि कोई वहाँ पर दबाव डाला गया है, दबाव में फैसला हुआ। आपने दूसरे कुछ चंद मुस्लिम ममालिक का जिक्र किया। आपको पता है कि वहाँ पर मसाजिद और माशरे के साथ जो रियासत का जो रिश्ता है वो बहुत मुख्तलिफ है पाकिस्तान से। हो सकता है उनकी मौरूज़ी हालात जो है मुख्तलिफ हो, लेकिन ये जितनी भी फैसले हैं यहाँ पर जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल हो, ये सब मुश्किल फ़ैसले हैं। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। जो जिस पहलू से वो देख रहे हैं उसके अंदर भी बहुत वजन है। अब सवाल सिर्फ ये आ जाता है कि क्या हम ये कर पाएंगे बहैसियत माशरा धौंस और धमकी के बगैर? क्या दूसरी तरफ से सवाल ये बनता है, क्या 21 करोड़ लोगों को बंदूक और सिपाही और संतरी खड़ा करके रोका जा सकता है? मेरे ख्याल में ये जंग उस वक्त जीती जाएगी जिस वक्त लोगों के दिल में ये बात उतरे और उनका जहन समझ सके कि ये जो पैगाम दिया जा रहा है ये आपकी बेहतरी के लिए भी है, ये दीन से मुनासिबत भी रखता है। तो अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने माशरे के लिए अगर आप हिफाजती तदाबीर इख्तियार करेंगे तो हर सूरत से वो बेहतर अमल है। मगर असद उमर साहब, वज़ीर आज़म ने भी ये बात की कि हम आज़ाद कौम हैं और इस तरीके से ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जेलों में नहीं डालना चाहिए। जो जेलों में डालने वाली बात है वो ज़ाहिर दुरुस्त है, मगर पेनल्टीज़ तो हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आज़ाद कौमें हैं, जमहूरियतें हैं, वहाँ पर $1,500 $2,000 $2,000 की पेनल्टी पड़ रही है, जुर्माना पड़ रहा है शहरियों को अगर वो ये नहीं बता पाते कि वो घर से क्यों निकले हैं। अमेरिका एक आज़ाद मुल्क है, उसमें लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, मगर रियासतें और गवर्नर फिर भी इन्फोर्स कर रही हैं कि किस तरीके से उन्होंने लॉकडाउन को यकीनी बनाना है। तो लोगों की सवाबदीद पर तो नहीं छोड़ा गया है, लोगों को मजबूर तो किया गया है कि इस लॉकडाउन पर अमल करें। आपने अमेरिका में देखा पिछले 48 घंटे से क्या हो रहा है।
और ये वो रियासतें हैं जिनके पास रियासत के पास जो इन्फोर्समेंट कैपेसिटी है वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा मौजूद है। मैं तो यही कहूँगा कि जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, मेरा तो दिल और दिमाग दोनों यही कहता है कि वो सही बात कर रहे हैं। सवाल सिर्फ ये आ जाती है कि क्या हुकूमती जोर से, क्या ताकत के इस्तेमाल से, क्या कानून के इस्तेमाल से वो हो सकता है। आज भी अगर आप अपने आप कराची में होते हैं, अगर आप बाहर निकल के देखें तो आपको नजर आएगा कि जो इस वक्त कानून कह रहा है, जो इस वक्त हुकूमत की हिदायत है, वो नहीं फॉलो की जा रही। तो क्या इससे ज़्यादा और सख्त इकदामात या अहकामात अगर आप इशू कर देंगे, सादर कर देंगे, तो वो फॉलो हो जाएंगे? मेरे ख्याल में मैं फिर वही कहूँगा, ये उस वक्त हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे जब पाकिस्तान के शहरी के दिल की आवाज़ बने और उसको मन तक उसको समझ में आए, उसका जहन समझे कि हाँ वाकई ये सही चीज़ है। मतलब ये जो फॉर्मूला था आपका लॉकडाउन कम करने का, नरम करने का, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाने का, उसमें टेस्ट बहुत अहम थे। आपने कहा था 20 से 25,000 टेस्ट की तरफ हम अप्रैल के आखिर तक चले जाएंगे। 18 अप्रैल को 7,847 तक गए, 19 अप्रैल को 4,800 हो गए, 21 अप्रैल को 5,600 हो गए। ये ऊपर जाकर फिर नीचे की सतह पर आ गए, बजाय इसके कि 20 से 25,000 की तरफ जाते। वो एक दिन तो कमी आई थी, वो संडे की वजह से तो क्लियर ड्रिप था, एक साल दिन का अगले दिन बढ़े हैं। लेकिन ये आज सुबह इसके ऊपर बातचीत हुई थी, बिल्कुल इसके ऊपर कल बाकायदा प्रेजेंटेशन होनी है। हम समझना चाहते हैं कि जो आगे बढ़ रही थी उसके अंदर दो मुख्तलिफ नौयत के प्रॉब्लम्स जो हैं वो पहले भी हमें दिखाई दिए थे। एक तो सप्लाई साइड प्रॉब्लम जिसको कहते हैं, यानी क्या PCR मशीन्स काफ़ी हैं या नहीं हैं, उस पर जो टेक्नीशियंस हैं वो काफ़ी हैं या नहीं हैं, जो डायग्नोस्टिक किट्स हैं उसके साथ VTM है, क्या वो सब हैं। तो शुरू में तो उसको बिल्डअप करने में, वो पाइपलाइन बिल्ड करने में टाइम लगा था। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, 52 लेबॉरेटरीज आ चुकी थी, PCR मशीनों में इजाफा हो चुका है, डायग्नोस्टिक किट्स की कोई कमी नहीं है। तो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो गाइडलाइंस इशू होनी है कि किसका टेस्ट करना है, वो गाइडलाइंस आज हमने मेडिकल कमेटी एक बनाई है जिसमें वफाक के जो एडवाइज़र हैं सेहत के ज़फ़र मिर्ज़ा साहब और सूबाई जो वज़राए सेहत हैं उनको शामिल किया गया है। आज शाम को उनकी मीटिंग होनी थी जहाँ तक मुझे पता है। उसके अंदर उन्होंने गाइडलाइंस इशू करने हैं कि किसका टेस्ट होना है, क्योंकि अभी टेस्ट जो है बड़े महदूद तरीके से किया जा रहा है, वो चाहे 6,000 हो या 7,000 हो, यानी जिसको विजिबल सिम्टम्स होते हैं सिर्फ उनको, या एयरपोर्ट पे या बॉर्डर पे जो आ रहे हैं। तो साथ साथ ये जब एक दफ़ा वाज़े हो जाएगा कि जो लार्जर, जो ज़्यादा हमने टेस्टिंग करनी है उसकी गाइडलाइंस क्या हैं, तो ये जो सप्लाई साइड की इंप्रूवमेंट है, उम्मीद है कि अगले एक हफ्ते के अंदर आपको, और जिस तरीके से 473 टेस्ट हुए थे 15 मार्च को और अब हम जो हैं वो 6,000 और 7,000 तक पहुंचे में, उम्मीद ये है कि इसको इंशाल्लाह ताला फिर 20,000 जो हदफ है वहां तक लेके चले जाएंगे। मगर जब हुकूमत की तरफ से कह दिया जाता है कि हम 8 लाख टेस्ट करने की सलाहियत है, सूबे कहते नहीं है हमारे पास इतनी सलाहियत, फिर ये 8 लाख टेस्ट की सलाहियत क्या होती है? फिर ये मैंने आपको बताया, ये 8 लाख जो वो बता रहे हैं ये हैं डायग्नोस्टिक किट्स अवेलेबल, यानी हमारे पास अगर हम 8 लाख टेस्ट करना चाहें तो अगर वो मैं 20,000 टेस्ट पर डे की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मेरे पास 40 दिन की सप्लाई आ गई है मटेरियल की। यही मैं आपसे कह रहा था कि शुरू में तो मटेरियल की पाइपलाइन बिल्ड करने के अंदर हमें टाइम लगा था, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पाइपलाइन बिल्ड कर दी गई है, अब मटेरियल की कमी नहीं है। लेकिन ज़ाहिर हम 8 लाख टेस्ट एक दिन में तो नहीं करना चाहते। हमारा जो मेडिकल जो एक्सपर्ट्स ने टारगेट सेट किया था वो 20,000 टेस्ट रोजाना का था। असद मैं एक ब्रेक शामिल करूंगा। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए तेल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर हैं, उसका कैसे हुकूमत फ़ायदा उठा रही है, कितने आगे जाके खरीदने का इरादा रखती है, साथ ही मईशत के हवाले से आम सवालात मैं आपसे करूंगा एक ब्रेक के बाद। क्या मनफी $40 की कीमत एक दफ़ा तेल ने देख ली तो फिर नहीं देखेगा? अब ये पेशगोई हो रही है कि तेल की कीमत मनफी $100 तक जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये अमरीकी खाम तेल के लिए होगा, ना कि ब्रेंट ऑयल के लिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मनफी $100 पर आपको तेल मिल भी रहा होगा, क्योंकि ब्रेंट ऑयल का किसी भी महीने का सौदा पूरा होने पर सेटलमेंट पैसों की सूरत में होती है, ना कि बाकायदा तेल लेकर या देकर। यानी ब्रेंट ऑयल की सूरत में अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने पर तेल की कीमत आपकी खरीदारी से ऊपर है तो आपको ऊपर का उतना मुनाफा मिल जाएगा, अगर कम है तो आपको इस हिसाब से उतना नुकसान भरना पड़ेगा। यानी दोनों सूरत में तेल की डिलीवरी का कोई लेना देना नहीं। मगर WTI खाम तेल के सौदों में आपने अगर अपना खरीदा हुआ तेल नहीं बेचा या अगले महीने में रोल ओवर नहीं किया तो आपको बाकायदा इस तेल की डिलीवरी लेकर उसे कहीं रखना पड़ता है। इसलिए अब WTI को रखने की जगह नहीं है। यही वजह है कि 2 दिन पहले जब अमरीकी खाम तेल की कीमत मनफी $40 हुई
तो उस वक्त भी ब्रेंट ऑयल $25 फी बैरल की सतह पर मौजूद था। तज्जियाकारों के मुताबिक अब जबकि दुनिया ने तेल की मनफी कीमतें एक दफ़ा देख ली हैं, तो इसकी कोई हद नहीं है कि वो मजीद कितना गिर सकती हैं, क्योंकि तेल रखने की जगह कम होने की वजह से वो इतनी महंगी होती जा रही हैं कि ये कीमतें कहीं भी जा सकती हैं। हर हफ्ते 5 करोड़ बैरल तेल इस वक्त स्टोरेज के लिए जा रहा है और ये इतना तेल है जो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और बरतानिया जैसी बड़ी मईशतों को मिलाकर भी ये तेल दिया जाए तब भी उनकी डिमांड से ये ज्यादा है। भारत में 95% रिफाइनरीज अपनी तेल रखने की जगह भर चुकी हैं। नाइजीरिया ने ऐलान कर दिया है कि वो अपनी तेल की पैदावार घटाने जा रहा है क्योंकि उसके पास तेल रखने की जगह नहीं है। दुनिया भर की रिफाइनरीज खाम तेल नहीं खरीद रही क्योंकि आगे पेट्रोल और डीजल का कोई खरीदार ही नहीं है, क्योंकि अब जो भी तेल निकाला जाएगा या तो उसको स्टोरेज किया जाएगा, वरना किसी गाड़ी के टैंक में नहीं जाएगा, ना किसी हवाई जहाज के टैंक में जाएगा, ना किसी फैक्ट्री का ईंधन बन रहा है, क्योंकि अक्सर फैक्ट्रीज भी बंद हैं। और अब सब कुछ स्टोरेज में जा रहा है और स्टोरेज की जगह नहीं है, जिसकी वजह से इस वक्त तेल की कीमतें कहीं भी जा सकती हैं। असद उमर साहब, मैं आपसे मजीद जानना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई, आगे जाके नहीं लग रहा कि उनमें इजाफा होगा। पाकिस्तान को ज़रा डेट रिलीफ भी मिला, IMF से भी पैसे मिले, एक बेहतर सूरत हाल आपको मईशत की लग रही है इस वक्त? सर, ये जो सब चीज़ें हुई हैं, ये तो उस बहुत बड़ी खाई में जो पाकिस्तान की दुनिया की मईशत गिर गई थी, अब उसमें से निकालने की कोशिश है। सो यकीनन ये जो इक़दामात आपने कहे, इनसे बिल्कुल रिलीफ मिलेगा हमें, और इसीलिए आपने देखा वो एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर ख़ास तौर पर प्रेशर कम हुआ है और रुपए की कदर जो है उसके अंदर भी उसका आपको असरात नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि शहरी मईशत का तकरीबन 40% जो है वो इस वक्त स्लो डाउन हो गया है और लाखों लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। तो ये रिलीफ ज़रूर मिली है, लेकिन ये रिलीफ जो है वो मुकम्मल तौर पे उसको फिर भी उसका इजाला नहीं करती जो मईशत की जो स्लो डाउन हुआ है, जो कमी आई है उसके अंदर अभी भी आपकी मईशत जो है वो बहुत एक मुश्किल हालत के अंदर है। सो ये सारी हुकूमत जितनी क्या सलाहियत है, जितनी गुंजाइश है, उसमें मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सख्त इस वक्त दबाव का शिकार है हमारा जो मईशत है और जो कारोबारी तबका है, और उसके नतीजे में जो लाखों करोड़ों हमारे मजदूर हैं, मुतवस्सित तबका है, वो सब इस वक्त बहुत सख्त मुश्किल के अंदर है। असब कोई बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी पाकिस्तान के पास भी नहीं है, तेल की कीमतें बहुत कम है, ज़ाहिर यहाँ रहेंगी नहीं लंबा अरसे के लिए, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी नहीं तो यहाँ भी नहीं रहेंगी। पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है? कुछ सोच रहा है कि किस तरीके से लॉन्ग टर्म में इन कीमतों का फ़ायदा उठाएं? देखिए, इसके ऊपर काम काफ़ी हुआ है और LNG के ऊपर भी और जो ऑयल रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी कोशिश की जा रही है कि या तो डायरेक्ट लॉन्ग टर्म, रिलेटिवली लॉन्ग टर्म को 1.5 साल 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए जाए इस लो प्राइस का फ़ायदा उठाते हुए, या हेजिंग, फाइनेंशियल जो हेज है उसको इस्तेमाल किया जाए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जाए इसको लॉक इन करने के लिए 1.5, 2 अप टू मे बी 3 साल तक। सो ये उसको देखा जा रहा है, लेकिन हमारी मुल्क के अंदर एक स्टोरेज की बहुत सख्त कमी रही है। जो LNG का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें तो बिल्कुल ना होने के बराबर स्टोरेज है। जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स और क्रूड की भी जो हमारी इन्वेंट्री की कैपेसिटी है वो कम है, और उसका नुकसान हमें वक्तन फ़वक्तन होता है, और आजकल तो बेतहाशा वो नुकसान हो रहा है बदकिस्मती से। लेकिन उस गुंजाइश के उस जो कमी है उसके अंदर रहते हुए जिस तरीके से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है उसकी कोशिश की जा रही है। बहुत शुक्रिया, असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हैं, मगर जो तेल पैदा करने वाले ममालिक हैं उनको जो तेल निकालने की लागत आती है ये उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। अमेरिका में 1000 तक की कंपनियां डिफ़ॉल्ट कर सकती हैं, बैंकरप्सी फाइल कर सकती हैं। सऊदी अरब का नुकसान है, सऊदी अरब की मईशत बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए कीमतें मुस्तकिल बुनियादों पर यहाँ नहीं रहेंगी। अगर ये वापस 35, 40, $50 पर भी बैरल पर जाती हैं, दरमियान में पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है वही बात है। और असद उमर साहब के इस हवाले से हुकूमत कुछ ना कुछ कर रही है। इजाज़त दीजिए।